नमस्कार, आपका स्वागत है हमारी खास पेशकश में। नड्डा पर पथराव किसकी साजिश? जी हां, इस वक्त देश में बिहार चुनाव के बाद अगर चर्चा है तो बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव की। लेकिन चुनाव से पहले बंगाल की राजनीति में हिंसा बवाल का दौर जारी है। बीजेपी बिहार के बाद बंगाल को फतह करना चाहती है और जिसके लिए बीजेपी के दिग्गज बंगाल पहुंच गए हैं। पहले अमित शाह के बाद अब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी बंगाल पहुंचे। लेकिन आज जेपी नड्डा के काफिले पर टीएमसी कार्यकर्ताओं ने हमला कर दिया। इस दौरान बीजेपी टीएमसी कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। घटना के बाद बंगाल में मचे सियासी तूफान ने बड़ा बवाल खड़ा कर दिया है और इसके साथ ही कई सवाल भी खड़े हो गए हैं। तो वहीं क्या बंगाल में ममता दीदी की दादागिरी जारी रहेगी? इस सवाल पर देखिए ये खास रिपोर्ट। बंगाल की राजनीति में हिंसा का नाम नया नहीं है। बंगाल की राजनीति खून खराबा और बवाल से भरी है और आने वाले साल में पश्चिम बंगाल में चुनाव है। ऐसे में बीजेपी और टीएमसी के बीच आमने सामने की लड़ाई बरकरार है। अब तक पश्चिम बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट और हत्या की खबरें लगातार सामने आती रही है। लेकिन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर पथराव की घटना ने बंगाल की राजनीति में नया तूफान ला दिया है। आगामी चुनाव को देखते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 2 दिवसीय दौरे पर कोलकाता में हैं। इस दौरान नड्डा कई राजनीतिक कार्यक्रमों में शिरकत कर रही हैं। इस बीच डायमंड हार्बर जाते वक्त जेपी नड्डा के काफिले पर पथराव किया गया। वहीं बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय की कार पर भी पथराव किया गया। इस पथराव में कैलाश विजयवर्गीय बाल बाल बचे। लेकिन बंगाल में हिंसा की तस्वीर कई सवाल उठाती है। क्या बंगाल की राजनीति का रास्ता बवाल, हिंसा और हत्या से होकर गुजर रहा है? मिशन बिहार को फतेह करने के बाद अब बीजेपी की नजरें पश्चिम बंगाल पर विजय हासिल करने पर टिकी है। बिहार में एनडीए की जीत के बाद अब बीजेपी ममता दीदी को गद्दी से हटाना चाहती है। हालांकि पश्चिम बंगाल में घुसने के लिए बीजेपी को ममता के गढ़ में सेंधमारी करनी होगी, जिसकी तैयारी बीजेपी काफी समय पहले ही शुरू कर चुकी है। लेकिन बंगाल की राजनीति में हिंसा का दौर फिर शुरू हो चुका है। बंगाल में टीएमसी अपने दावे ठोक रही है, वहीं बीजेपी जीत की हुंकार भर रही है। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में ताबड़तोड़ रैलियां कर रही है और बीजेपी दावा कर चुकी है कि अब तक बंगाल में उसके 116 कार्यकर्ताओं की हत्या हो चुकी है। वहीं बीजेपी बंगाल चुनाव में इस मुद्दे को जोर शोर से उठा भी रही है। लेकिन सवाल यह है कि ममता के गढ़ में क्या किसी को घुसने की इजाजत नहीं है? आपको बताते चले कि जेपी नड्डा के दौरे से पहले गृह मंत्री अमित शाह ने बंगाल पुलिस को चिट्ठी लिखी थी। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल पुलिस पर सुरक्षा में लापरवाही का आरोप लगाया था। लेकिन अब खबर आ रही है कि गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल पुलिस से बीजेपी के आरोप पर जवाब मांगा है। जेपी नड्डा के काफिले पर हमले के बीच फिलहाल बंगाल की राजनीति में भूचाल मचा है और आने वाले दिनों में भी बंगाल की राजनीति में तूफान जारी रहने वाला है। लेकिन सवाल बड़ा है, क्या पश्चिम बंगाल की राजनीति का रास्ता हिंसा, बवाल और हत्या से होकर गुजरता है? क्योंकि बंगाल में बीजेपी का एजेंडा भी भ्रष्टाचार, हिंसा, घुसपैठ और हिंदू मान्यताओं से जुड़े मसलों से जुड़ा है, जिसके दम पर बीजेपी ममता दीदी को चुनौती देने वाली है। लेकिन ये चुनौती टीएमसी पर भारी पड़ेगी, इसकी तस्वीर आने वाले समय में ही साफ हो पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। तो वहीं जेपी नड्डा के काफिले के बाद कई राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। बीजेपी नेताओं की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। क्या किसी राजनीतिक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष का इस प्रकार स्वागत होता है क्या? मैं बंगाल की जनता से पूछना चाहता हूँ। यहाँ पर डेमोक्रेसी की स्थापना करना है और मैं समझता हूँ जनता की जवाबदारी है कि जनता इस दिशा में निर्णय करे कि बंगाल का अपमान, बंगाल की संस्कृति और संस्कार का अपमान कब तक होने देंगे हम। मैं समझता हूँ ये बहुत ही अक्षम्य अपराध हुआ है और इसकी जितना निंदा की जाए कम है।
मुकुल दा को लगी है, हमारे बहुत सारे नेताओं को लगी है। पश्चिम बंगाल में ममता दीदी ने आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान नड्डा जी की कार पर हमला करवाया है, पत्थर फेंकवाए हैं। ये कायराना हमला है। पत्थर नड्डा जी के ऊपर नहीं फेंका गया है, पत्थर लोकतंत्र पर फेंका गया है। ये लोकतंत्र की हत्या का प्रयास है, जिसे पश्चिम बंगाल की जनता सहन नहीं करेगी। ममता दीदी, नड्डा जी की गाड़ी पर फेंका गया पत्थर बंगाल में टीएमसी के कफन में अंतिम कील साबित होगा। इस बार जो दिसंबर में आज जो तारीख में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री जी का साथ, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष, हमारे प्रदेश का नेता लोगों का साथ जैसे असभ्य बर्बरचित आचरण किए गए हैं, जैसे पत्थरबाजी, जैसे आक्रमण, खुले आम अस्त्र लेके जैसे इन्होंने गुंडागर्दी प्रदर्शन किया है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा कर रहे हो। आपका सत्यानाश करने वाले के लिए पूरा भारत के भाजपा लोग तैयार हो गया है। पूरा भाजपा के लोग इकट्ठा होके आपको खत्म करेंगे, नाश करेंगे। तो नड्डा पर पथराव किसकी साजिश, इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ गए हैं भास्कर घोष जी, जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं। बहुत बहुत स्वागत है भास्कर जी आपका। जी, अरविंद जयतिलक जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत। अरुण त्रिपाठी कांग्रेस प्रवक्ता हैं, बहुत बहुत स्वागत है अरुण जी। धन्यवाद। और साथ ही टीएमसी के प्रवक्ता संजय सरकार जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत सर। सबसे पहले भास्कर घोष जी, आज जिस तरह से पथराव किया गया, हमला किया गया, पहले भी होते रहे हैं, आज खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बंगाल के दौरे पर थे, उनके काफिले पर हमला होना किस तरह से आप देखते हैं? राजनीति किस तरफ जा रही है बंगाल की, क्या मानते हैं? देखिए, मैं बहुत दुखद दिन है आज, बहुत दुखद दिन हर बंगाली के लिए। आज सबसे बड़ा दर्दनाक और शर्मनाक दिन है कि आज हमारे जो बंगाल को हम कहते हैं कि कल्चरल कैपिटल ऑफ इंडिया, यानी भारत का धरोहर, कल्चरल धरोहर का कैपिटल है, आज शर्म से हमारा सर झुक गया है। गणतंत्र का इतना बड़ा हत्या, इतनी बड़ी आघात गणतंत्र के ऊपर आज ममता दी के सरकार ने की, ममता दी के गुंडे ने की, ममता दी का सारे जिहादी तत्व ने की, कि आज बंगाल का हर नागरिक अपने आप पे शर्म महसूस कर रहा है। आप सोचिए, विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक पार्टी, भारत का सबसे बड़ा राजनीतिक पार्टी, उनके सबसे वरिष्ठ नेता और सबसे सर्वोच्च पद पे बैठा हुआ नेता जो हमारे राष्ट्रीय प्रेसिडेंट हैं जेपी नड्डा साहब, उनके ऊपर जिस तरह से आक्रमण हुआ है, उनके ऊपर जिस तरह से पथराव हुआ है, तो लगता है कि पुलिस, प्रशासन और सरकार सब एक लाइन में खड़े हो गए हैं। ना था पुलिस, ना था प्रशासन, ना कोई सरकार। इससे तो अच्छा सरकार चल रहा है अफ्रीकन कंट्री के ऊपर, इससे तो सरकार अच्छी चल रही है गिनी पे, इससे तो अच्छा सरकार चल रहा है अफगानिस्तान पे, इसमें तो अच्छा सरकार चल रहा है पाकिस्तान पे। कि कम से कम वहां पे तो सर्वोच्च पदाधारी नेता के ऊपर इस तरह से हमले सरकार का स्पॉन्सर्ड किया हुआ जिहादी तत्व ने हमला किया, आज शर्म से झुक गया सारा बंगाली का, आज सारे गर्व झुक गया। ये बातों बातों पे रविंद्रनाथ टैगोर का नाम कर रहे हैं, बातों बातों पे शरद चंद्र का नाम करते हैं, बातों बातों पे बंकिम चंद्र का नाम करते हैं, और आज जिस तरह से उन्होंने एक नंगा प्रदर्शन किया है, वो देख के हर भारतवासी का शर्म से आज सर झुक गया है कि भारत या गणतंत्र है, या लोकतंत्र है, या जिहादी तंत्र है। आज कश्मीर का जो हालत है
उससे भी बदतर से बदतर हालत बंगाल में है। और हम सारे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ये चाहते हैं कि इस जगह पे गणतंत्र प्रतिष्ठा करने के लिए हमने अपना भाजपा कार्यकर्ता को 100 कार्यकर्ता को बलिदान हमने दिया। ठीक है भास्कर जी, ठीक है, अब जवाब ले लेते हैं। ठीक है भास्कर जी, आपने अपनी प्रतिक्रिया दे दी जी। संजय सरकार जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय जी, बहुत बड़े जो देश की सरकारों से आपकी तुलना कर दी, आतंकियों से, जिहादियों से आपकी सरकार की तुलना कर दी गई है। क्यों सुरक्षा मुहैया नहीं कराई गई थी? क्यों पायलट गाड़ी नहीं दी गई? क्यों पुलिस के जवान नहीं दिए गए, जब आपको पता था कि एक बड़ी राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष आपके यहाँ मौजूद हैं, बंगाल दौरे पर हैं? तो ये तो देखिए दायित्व और कर्तव्य बनता है आपकी सरकार का। जी देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़ा एक साजिश है। क्यों? उसको पैर में जमीन में जो है उसको पैर में जमीन नहीं है, और दूसरा जनता उनको साथ में नहीं है। और जो भी कुछ कर रहा है भारतीय जनता पार्टी खुद करके लाइमलाइट में आने चाहता है। जितना भी यहाँ पर जेडीयू को जो है उसको गाड़ी में पत्थर फेंका, भारतीय जनता पार्टी के बड़ा साजिश और प्री प्लानिंग साजिश है। और प्री प्लानिंग साजिश में ऐसा करके लाइमलाइट में आना चाहते हैं। इनको एक ही चीज है, बंगाल में किसी भी तरह 356 प्रयोग करना है, प्रयोग करके यहाँ राष्ट्रपति शासन करना है। इसके अलावा इनको पास में कुछ भी इशू नहीं है। तो जो विकास हमने किया है, जो विकास के तो मतलब जो मुद्दे पे हम आए तो मेरे सामने आ ही नहीं पाएंगे, बिल्कुल आ नहीं पाएंगे। और दूसरे नंबर बात है जी, भास्कर जी जो बोला है लोकतंत्र की हत्या कर दिए हैं, आप मेरे को बोलने दीजिए। भास्कर जी पहले राउंड में प्रतिक्रिया ले लेते हैं, थोड़ा सा धैर्य रखिए, आता हूं मैं। सबसे बड़ा हत्या गुजरात में 2000 आदमी को कातिल कर दिया गया था। वो लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा, और कितना दिन आप गुजरात को दिखाते रहेंगे? शर्म था और आपको, कितना शर्म दिन होना आप गुजरात को चाहिए। जिस प्रधानमंत्री को आपने बनाया है वो प्रधानमंत्री एक हथियारा प्रधानमंत्री है। नरेंद्र मोदी 2000 आदमी को कातिल किया, उसको खून हाथों में है। ठीक है संजय जी, ठीक है। उल्टे चोर कोतवाल को डांटे, शर्म होना चाहिए। उल्टे चोर कोतवाल को डांटे, खुद पत्थर मार के पथराव कर रहे हैं आप, खून षड्यंत्र कर रहे हैं आप, जिहादी तत्व को बढ़ावा दे रहे हैं आप, और आप गुजरात की बात करते हैं। चलिए आता हूं, शायद संपर्क टूट गया। सिलीगुड़ी में क्या किया आपने? सिलीगुड़ी में खुद हम लोग कभी भी कोई भी पुलिस आपके दलालों, गुंडे और हत्यारे पुलिस के गोली से हमारे कार्यकर्ता मारे गए हैं। शोक पालन करना चाहिए, शोक पालन करना चाहिए। संजय जी, आप मीडिया में आके गले का आवाज थोड़ा, गले के आज के दिन गले की आवाज थोड़ा दिमाग कीजिए। आज के दिन गले की आवाज दिमाग कीजिए। चलिए आता हूँ संजय जी, आता हूँ। अरुण त्रिपाठी जी भी हमारे साथ हैं, अरविंद जयतिलक जी भी हैं, और मेरे सहयोगी आसिफ खान भी मौजूद हैं। ठीक है भास्कर जी आता हूँ, जवाब लेंगे दोनों से जवाब लेंगे। बहुत सारा वक्त है अभी हमारे पास, पूरा 1 घंटा है। ठीक है, बहुत अच्छे माहौल में डिबेट होनी चाहिए। देखिए पश्चिम बंगाल में जिस तरह से जो भी चल रहा है, ये खुले और बहुत अच्छे और शांतिप्रिय माहौल में डिबेट होनी चाहिए। लड़ाई झगड़े से, आरोप प्रत्यारोप से कुछ नहीं होगा, कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा इस डिबेट का। चलिए ठीक है, मैं अरुण त्रिपाठी जी के पास जाता हूँ, कुछ कहना चाहते हैं। अरुण त्रिपाठी जी पूरे मामले पर क्या कहेंगे? यूपी में हिंसा प्रचार आपने किया, मध्य प्रदेश में आता हूँ संजय जी आता हूँ मैं, धैर्य रखिए थोड़ा। बड़े बात मत बोलिए, कुछ भी नहीं है, खुद हत्या करके दूसरे के नाम पे बोलते हैं। ठीक है, थोड़ा पेशेंस रखिए, आता हूँ, धैर्य रखिए संजय जी आता हूँ मैं आपके पास। 1 मिनट में खत्म कर देंगे। चलिए ठीक है। दिलीप घोष और मुकुल राय के अरुण त्रिपाठी जी में लड़ाई होता है हमेशा। अरुण त्रिपाठी जी, रक्त रंजित हो रही है बंगाल की राजनीति। चलिए संजय जी मैं आता हूँ। संजय जी देखिए, इस तरह से डिबेट नहीं हो पाएगी, सबको मौका देना है मुझे। सबकी बात सुन लीजिए, सबकी राय सुन लीजिए। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, आप वहां से सब आतंकवादी को भारत में घुसाते हैं। पुलवामा में कहां से आवाज नहीं पहुंच रही है संजय जी तक मेरी। भास्कर जी कहां से आ रहा है पुलवामा में? ठीक है, आवाज थोड़ी सी डाउन रखिए, जी अरुण जी। ऊपर से आया है जी। देखिए भानु जी, सबसे पहले तो मैं भास्कर जी भी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं, संजय जी दोनों को विनम्रता पूर्वक बोलूंगा कि डिबेट की मर्यादा बनाए रखें। जी बिल्कुल। आपको मर्यादा नहीं है, मर्यादा बनाने के लिए आपको मर्यादा है क्या? आप दोनों ग्रुप में, मुकुल राय और दिलीप घोष को ग्रुप में लड़ाई करता है, पत्थर फेंकता है, उसको गाड़ी में लाइमलाइट में आने के लिए। भानु जी इनका आवाज कम कराइए। संजय जी सुन लीजिए जी,
बोलिए अरुण जी। देखिए, अभी भास्कर जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी बोल रहे थे और संजय जी ने भी बोला कि किस प्रकार से वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने ही लोगों को खड़ा कर दिया था। ये उनका आरोप है, इसमें कितना सत्य है ये मुझे नहीं पता। उनका प्रदेश की सरकार के प्रतिनिधि हैं संजय जी, तो वो आक्षेप लगा रहे हैं। और भास्कर जी ने उनका तुलना जिहादी से कर दिया, उनकी तुलना पता नहीं किससे किससे कर दिया। लेकिन भास्कर जी से मैं पूछना चाहता हूं और नमस्कार करता हूं, 80 करोड़ किसानों के विरोधी दल के प्रवक्ता को नमस्कार करके शुरुआत करता हूं। जो 80 करोड़ के किसान अन्नदाता सड़क पर हैं, वो इसी देश के हैं जिनको आप खालिस्तानी कहते थे, जिनको आप दलाल कहते थे। आज भारतीय जनता पार्टी बंगाल में गई, बंगाल की जो राज्य की सरकार है वो इसी देश की सरकार है, बंगाल इसी राज्य का, इसी देश का भाग है। आप उनको वहां जिहादी कर रहे हैं, वहां कुछ और कह रहे हैं। इस प्रकार का भ्रमिक जो आप लोग भाषण देते हैं और जिससे हिंसा फैलता है, ये बिल्कुल लोकतंत्र बर्दाश्त नहीं करेगा। लोकतंत्र की दुहाई आप देते हैं। आप एक चीज बताइए कि आदरणीय राहुल गांधी जी पर भी हमला हुआ था। भानु जी आदरणीय राहुल गांधी जी पर भी हमला हुआ था, याद होगा आपको। उनके भी काफिले पे पत्थर फेंके गए थे। आप बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी के जो लोग बैठे हैं वो ये उस समय क्यों नहीं बताया कि किसके गुंडे थे? उस समय क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी का मुंह खुला? हम पूछना चाहते हैं। आपको याद होगा हाथरस की बेटी प्रियंका गांधी को कपड़ा देखिए भास्कर जी मर्यादा देखिए, ये गलत बात सुनिए। ठीक है संजय जी सुन लीजिए, मैं आता हूँ मर्यादा रखिए। देखिए हाथरस की बेटी का बलात्कार हुआ, उसके बाद जब हमारे नेता उत्तर प्रदेश जाकर के हाथरस की बेटी का दर्द साझा करने के लिए उसके परिवार से मिलना चाहते थे, तो उत्तर प्रदेश की पुलिस ने हमारे नेता को धक्का दिया। क्या उत्तर प्रदेश की पुलिस भारतीय जनता पार्टी का गुंडा थी? क्या उत्तर प्रदेश पुलिस योगी जी की गुंडा थी? बताइए भास्कर जी। चलिए ठीक है जवाब लेंगे। ठीक है अरुण जी ठीक है राय ले लेते हैं। ठीक है, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ है अरविंद जयतिलक जी, उनके पास भी जाऊंगा मैं। ठीक है अरुण जी, रोकूंगा यहाँ पर, मैं आपको जवाब लेता हूँ। इसका जवाब भास्कर जी ही देंगे, ठीक है, इसी पर चर्चा होगी। अरविंद जयतिलक जी, किस ओर जा रही है बंगाल की राजनीति? क्या यूं ही रक्त रंजित होती रहेगी, यूं ही खून फैलता रहेगा, लोगों की लाशें बिछती रहेंगी, इसी तरह से पथराव होगा, इसी तरह से दंगे होते रहेंगे? भानु जी, इस पूरे घटनाक्रम को हम लोग 2-3 संदर्भों में देख सकते हैं। राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है कि अपने राज्य में कानून और सुशासन स्थापित करे। चूंकि 1 साल चुनाव के रह गए, बल्कि उससे भी कम दिन रह गए हैं, ऐसी स्थिति में किसी भी राजनीतिक दल का कोई कार्यक्रम होता है, चाहे रोड शो होता है, ऐसी स्थिति में राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि पूरी तरह से उन्हें सुरक्षा दे, चाक चौबंद करे। लेकिन जो परिदृश्य उभर करके सामने आया उससे साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं जो है पश्चिम बंगाल की सरकार से चूक हुई है। या देखिए, पहली बार चूक नहीं हुई है। आपने देखा होगा 2019 के लोकसभा चुनाव के दरमियान जब अमित शाह रोड शो कर रहे थे, उस दरमियान भी लाठी और पत्थर फेंके गए थे। तो ये देखिए पश्चिम बंगाल का कल्चर बनता जा रहा है। 1960-70 के दशक से ही आप देखिए अब तक कम से कम 35,000 राजनीतिक हत्याएं हो चुकी है। अभी 2-4-5 जी आप जो है 2-4 महीने पहले देखा होगा कि उत्तरी दिनाजपुर के जो आरक्षित सीट अहमदाबाद के बीजेपी विधायक देवेंद्र नाथ रे थे, किस तरह की उनकी हत्या करके पेड़ से लटका दिया। उसको हत्या नहीं हुआ भाई साहब, आपको जानकारी है? 2019 के लोकसभा चुनाव खुदकुशी किया भाई साहब। उसको कोई बिजनेस लेटर था जिसमें लेटर लिखा था मेरे को पैसा नहीं देना, मेरे हाथ में पैसा नहीं है, उसके चलते खुदकुशी किया। अब कौन सा जगह किया है? कारण को समझना है भानु जी। भानु जी जरा उन लोग की आवाज कम करिए। देखिए इस तरह से डिबेट नहीं हो पाएगी संजय जी आप सबकी बात सुनिए, जवाब भी दीजिएगा। आप ही अगर आरोप लग रहे हैं तो जवाब आप ही को देना है। यहाँ टीएमसी की ओर से कोई और नहीं बैठा है, बीजेपी की ओर से भास्कर जी बैठे हैं, कांग्रेस की ओर से अरुण जी बैठे हुए, तो जवाब आप ही लोगों को देना है। वक्त है हमारे पास, एक बार सुन लीजिए सबके हाँ, तो आप दीजिएगा, पेशेंस के साथ जवाब दीजिएगा, थोड़ा धैर्य रखिए, आप ही के पास आऊंगा मैं। चलिए फिलहाल मैं आप सभी को यहाँ रोकूंगा, आपको सुनवाते हैं जेपी नड्डा ने क्या कुछ कहा है। इस तरीके से ममता जी की अराजकता वाली सरकार है और अराजकता के साथ साथ असहिष्णु इनटॉलरेंट सरकार है, उसकी तस्वीर हमको आज देखने को मिली। यह बताता है कि
जो रिच कल्चर है पंजाब का, बंगाल का, उस उत्कृष्ट संस्कार और संस्कृति की न परवाह करते हुए राजनीतिक असहिष्णुता इंटॉलरेंस के साथ कार्य कर रहे हैं। बहुत देर से वासिफ सबकी बातें सुन रहे हैं, सबका इंतजार कर रहे हैं। वासिफ, जिस तरह से बंगाल में जो पिछले कई दिनों से जो कुछ भी चल रहा है, इसको किस नजरिए से आप देख रहे हैं? क्या यही सब चुनावी मुद्दे होंगे? विकास के मुद्दे काफूर रहेंगे? किसी भी राज्य में आप देख लीजिए, चुनाव से पहले कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होता है जिसमें एक या तो दंगा होगा या मारपीट होगी, पथराव होगा। ये अब चुनावों में आम बात हो गई है। पहले जब चुनाव होते थे तो मुद्दों पे होते थे, बेरोजगारी पे होते थे, शिक्षा पे होते थे, चिकित्सा व्यवस्था पे होते थे, स्वास्थ्य पे होते थे। लेकिन आजकल ये मुद्दे बहुत कम देखने को मिलते हैं। और अब जो हो रहा है, जो पश्चिम बंगाल में हो रहा है, जैसा अभी बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा के ऊपर पथराव हुआ, ये जो अभी बीजेपी के नेता द्वारा कहा जा रहा था कि ये शर्मनाक है, ये बिल्कुल उतना ही शर्मनाक है जितना कि राहुल गांधी के ऊपर जो पथराव हुआ था उतना। ये दोनों बात, ये अपनी विचारधारा अलग हो सकती है, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था जो है, कानून व्यवस्था जो है, वो सरकार की जिम्मेदारी होती है। आपके मतभेद हैं वो आप रखिए, आप चुनाव लड़िए, उन्हें भी लड़ने दीजिए, आपका भी उतना ही हक है, उनका भी उतना ही है। लेकिन आप किसी ऊपर पथराव अगर हो रहा है तो आप उस पर कानूनी कार्रवाई करिए, उनको पूरी सुरक्षा व्यवस्था दीजिए। इससे कोई खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है वासिफ। भास्कर घोष जी, ममता बनर्जी मैदान में है, आज पिछले 10 दंगल लड़ने नहीं आया हूं, तो संजय जी को थोड़ा बोलिए कि अपना जो वॉल्यूम है वो तो नीचे बात करने, जनता को बेवकूफ बनाए, हमें बेवकूफ ना बनाए। सकारात्मक चर्चा होनी चाहिए भास्कर जी। भास्कर जी, बहुत ही सकारात्मक चर्चा होनी चाहिए। सभी से मेरा विनम्र अनुरोध है। देखिए, चर्चा का मतलब ये होता है ना 2 करोड़ आदमी को नौकरी दे पाया, ना 15 लाख आप दे पाए हैं। आप आज का मुद्दा नौकरी देने वाला नहीं है। ठीक है, आप दे नहीं पाए। यहाँ मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये नहीं है। आज मुद्दा है कि आज जो कानून व्यवस्था, आपकी कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहा है संजय जी। अगर राज्य सरकार सुरक्षा नहीं दे पा रही है एक वीआईपी को, तो आम इंसान को क्या मिलता होगा सुरक्षा के नाम पर? ये मुद्दा है, इसका आपको जवाब देना है। आता हूं संजय जी में। भास्कर जी, आज 10 साल का रिपोर्ट कार्ड भी ममता बनर्जी पेश कर रही हैं। आप चुनावों में उतरे हुए हैं, ठीक है, आपका वोट प्रतिशत पिछले कई चुनावों में बढ़ा है, लेकिन पिछले 9 साल से आपका 4 से 40 तक पहुंच गया वोट प्रतिशत, ठीक है। लेकिन आज जो रिपोर्ट कार्ड पेश कर रही है ममता बनर्जी, उसके सामने आप किसको लाएंगे? आप किसको ममता बनर्जी के सामने उतार रहे हैं? आपका नेता कौन है? भानु जी, पहले तो ये रिपोर्ट कार्ड देना है कि आज लोकसभा चुनाव के बाद जो 115 भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नेता मारे गए हैं, उनकी विचार कब खत्म होगी, उनकी एफआईआर कब होगा, तब ये रिपोर्ट कार्ड तो ममता बनर्जी पहले दे दें। उसके पहले विकास का रिपोर्ट कार्ड दे रहे हैं, विनाश का रिपोर्ट कार्ड कौन देगा? आज जो विनाशकारी तत्व को ममता बनर्जी ने आज बंगाल का धरती पे इकट्ठा करके उसका आज आप उसका परिणति देखा कि जेपी नड्डा साहब जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको भी बख्शा नहीं गया है। आप ये बताइए भानु जी, आप अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने मुझे पूछ रहे थे कि आज हम यूपी में जो हुआ है, यूपी का पुलिस ने जो किया है, उसके ऊपर सीट गठन हुआ है, उसके ऊपर चार्जशीट बना है, उसके ऊपर कोर्ट का कार्रवाई चल रहा है। लेकिन आप बताइए कौन सा पुलिस बिहार में हमारी सरकार है, कौन सा रोड शो? नहीं, कोर्ट की कार्रवाई नहीं है। आपको भास्कर जी पता नहीं है, आपको पता नहीं है, जिस विषय में पता ना हो फिर उससे चल रही है। आपको कुछ भी नहीं पता है। कोर्ट के राहुल गांधी जी के ऊपर हमला हुआ था, उसके कोर्ट में कोई नोटिस नहीं है, कोई नोटिस नहीं है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने दूसरे दिन माफी मांगी था। आपको ज्ञात होगा भानु जी, आपको ज्ञात होगा। बिल्कुल भास्कर जी को नहीं पता है। भानु जी, ये लोग बैठ करके बस झूठी अफवाहें फैलाते हैं, इनको कुछ भी नहीं पता है। पता नहीं है आपकी सरकार। मैं बता रहा हूँ कि आज बताइए कि बनारस में जब रोड शो होता है तो पथराव होता है कि नहीं होता है? बिहार में जब रोड शो होता है पथराव होता है कि नहीं होता है? उत्तर प्रदेश की पुलिस आप बताइए। राहुल गांधी रोड शो करने नहीं जा रहे थे। ठीक है हाथरस की बेटी के अरुण जी, मुद्दा आज वो नहीं है, मुद्दा आज वो नहीं है। आपने बता दिया कि उसमें क्या है, आपने बता दिया। मैं आता हूँ, मेरा पॉइंट सुनिए भानु जी, मेरा पॉइंट सुनिए आप। विकास आप तो ममता बनर्जी का
स्कोर कार्ड या रिपोर्ट कार्ड की बात कर रहे हैं, आज एक डीबीआई की प्रोटेक्शन नहीं हो रही, वीवीआईपी का प्रोटेक्शन नहीं हो पा रहा, तो आम जनता का क्या प्रोटेक्शन होगा? आप सोच लीजिए। आज एक राज्यपाल का प्रोटेक्शन नहीं हो पाता है, आज एक राष्ट्रीय अध्यक्ष का प्रोटेक्शन नहीं हो पाता है, आज जो जेड कैटेगरी का जिसको सिक्योरिटी मिलता है उनकी प्रोटेक्शन नहीं हो पा रहे, तो हम भैया यही चीज आपको खड़ा कर दिया गया, बताइए। चलिए ठीक है संजय जी ठीक है भास्कर जी, रोकूंगा। संजय जी आपकी सरकार कहती है, आपकी पार्टी के नेता कहते हैं कि बाहरी लोग हैं, हिमाचल से आए हुए हैं जेपी नड्डा, बंगाल की कल्चर को, बंगाल की जमीन को क्या समझेंगे वो? तो क्या आपको लगता है कि वो जिस तरह से पिछले 9 साल में 4 से 40 पर पहुंच गई बीजेपी, और आप कह रहे हैं कि बाहरी लोग हैं, कई राज्यों में सरकार बना चुकी बीजेपी, और आप कह रहे हैं कि आपकी बंगाल के कल्चर को नहीं समझ पाएंगे, किस तरह से आप इसको रोकेंगे या यही कहते रहेंगे? रविंद्रनाथ टैगोर, काजी नजरुल इस्लाम और सत्यजीत रॉय, सत्येंद्रनाथ बोसु, जगदीश चंद्र बसु, विवेकानंद इसको कल्चर नहीं अपनाने श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नाम लेना भूल गए शायद आप। नहीं, इन लोग श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नाम इसलिए नहीं ले रहे हैं, ये बाहर से आता है सिर्फ गुंडागर्दी करने के लिए, गुंडागर्दी और श्यामा प्रसाद मुखर्जी तो नहीं थे ना? संजय सरकार, संजय जी इनका जीवनी अभी पढ़े नहीं है, बोमा मारता है, गोली करता है और आग लगा देता है। ये भारतीय जनता पार्टी हर रैली में करता है, ये आतंक मचाने के लिए नहीं। चलिए अगर ये ऐसा करते हैं, अगर ये ऐसा करते हैं संजय जी अगर बीजेपी ऐसा करती है, तो मैं आपको बता दूं कि 2014 में जो वोट फीसदी था, सुनिए संजय जी, बीजेपी का वोट प्रतिशत 2014 में 17% था, जो 2019 में 40% हो गया। मालूम है किसका वोट उसमें गया? मालूम है आपको? कम्युनिस्ट लोग का 36% वोट था। आप उसको रोक क्यों नहीं पाए? आप उनके वोट को अपने में शामिल क्यों नहीं कर पाए? गुंडा लोग थे, वो भारतीय जनता पार्टी में आपको पता नहीं है, वहाँ जो हरमाद गुंडा थे, 21 में पता चलेगा किसका वोट गया। हरमाद जो सीपीएम का था वो भारतीय जनता पार्टी में गया। वही लोग यहाँ पर गुंडा फसाद दंगा फसाद लागू कर दिया, चारों तरफ से चालू कर दिया है। तो संजय जी जिस तरह से बीजेपी बढ़ती जा रही है, लगातार वोट प्रतिशत उसका बढ़ता जा रहा है, कैसे रोक पाएंगे आप? 4 से 40 पर आ गई 9 साल में। 2017 से 2019 में देखिए डबल का अंतर हो गया, 17 से 40। 2021 में सोचिए क्या होगा? नहीं, कम्युनिस्ट का वोट बैंक पोलराइजेशन होकर उनको तरफ गया है। कम्युनिस्ट का वोट बैंक जो है वो ये पोलराइजेशन हो गया। मेरा 2% वोट बारह है यहाँ पर। टीएमसी के नुमाइंदे हैं या सेफोलॉजिस्ट है, ये पूछिए पहले संजय जी को। ये आंकड़न जो दे रहे हैं वो आंकड़न कहाँ से देख रहे हैं? कहाँ जानकारी सब आप लेके बैठे हुए हैं? पोलराइजेशन हुआ है, कम्युनिस्ट और भारतीय जनता पार्टी एक हो गया है। ये लोग दिन में बाम करता है, रात में राम करता है। दिन में बाम, रात में राम, इनको यही पार्टी का कार्यक्रम यह है। और दूसरे नंबर बात है, बंगाल में हम जो विकास किया वो विकास के सामने भारतीय जनता पार्टी ना उसको पैर में जमीन है, ना वो जनता उसको समर्थन कर रहा है। तो लाइमलाइट में आने के लिए ठीक है अरुण त्रिपाठी जी कुछ कह रहे हैं। अरुण जी कांग्रेस को कहां देखा जाए इन चुनावों में, क्योंकि मुख्य भूमिका में बीजेपी टीएमसी दिखाई दे रही है। कांग्रेस का स्टैंड क्या है बंगाल में? देखिए हम तो जिस पार्टी से हम लोग आते हैं उस पार्टी हिंसा पे विश्वास रखती नहीं है। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से वहां पर राजनीति हो रहा है। हम लोग इस राजनीति से कोई समझौता नहीं करते हैं, ना इस राजनीति से सहमति रखते हैं। हम लोग अहिंसा वाले रास्ते पे हैं। गांधी जी की पार्टी हमारी है और हम जनता के बीच में जनता के मुद्दे को लेकर के जाते हैं और जनता के मुद्दे पर बात करते हैं। हम बरगलाते नहीं है, हम भ्रमिक नहीं करते हैं। ये लोग भ्रम फैला करके राजनीति कर रहे हैं। में अभी 50 साल के हिस्ट्री में 40,000 दंगे हुए हैं। अरे भाई क्यों इतना आतुर हो जाते कौन लेंगे? आप क्यों इतना आतुर हो जाते हैं? सुन तो लीजिए। भास्कर जी कौन से विकास किया हिंदुस्तान के अंदर? भास्कर जी एक मिनट, 2-4 बातें हमें भी कह लेने दीजिए। 40,000 दंगे। अरे भैया हमें भी कह लेने दीजिए, हमें भी कह लेने दीजिए। भास्कर घोष जी आप बंगाल से आते हैं, सुन तो लीजिए। आप बंगाल से आते हैं, आप बंगाली कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, आप भारतीय जनता पार्टी में हैं। भारतीय जनता पार्टी की एक मंत्री इमरती देवी है मध्य प्रदेश में। आप उनसे क्यों नहीं पूछते जब वो आप लोगों को कहती हैं कि नाचने गाने वाले हैं? भारतीय जनता पार्टी की मंत्री बनी है, आप उनसे एक बार पूछ तो लीजिए। आपके प्रभारी जो है कैलाश विजयवर्गीय जी, उनका बेटा सड़क पर पब्लिक को मारता है बैटों से। आप ये नहीं कहते कि वो गुंडा है।
कहिए ना कि उनका बेटा गुंडा है, क्यों नहीं कहते आप लोग? वहां आप चुप हो जाते हैं, वहां भूल जाते हैं कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी के विचारों वाली पार्टी आप है। आप भूल जाते हैं कि दूसरा कोई गुंडा कैसे आ गया। आपका गुंडा गुंडा नहीं है, दूसरा कोई अगर कुछ कह दे तो गुंडा हो जाता है। ऐसा क्यों? चलिए, आपकी विचारधारा कौन सी है? ये देश समझ नहीं पा रहा। आप जब बंगाल में जाकर के हिंसा कराते हैं और उसके बाद कहते हैं कि देखिए मेरे ऊपर हमला हो गया। आपको इस देश की जनता ने नकार दिया है। क्या लगता है अरुण जी, क्या लगता है ये हमला बीजेपी का प्रायोजित है? 50% महिलाएं नकार चुकी अरुण जी, बीजेपी का प्रायोजित महिला आपको हमला लगता है? मध्य प्रदेश में अभी अभी आपने अरे भैया सुन लीजिए, अरे भाई भास्कर जी देखिए, इस प्रकार से डिबेट होगा तो मैं डिबेट छोड़ के जाऊंगा। और नहीं तो मैं फिर किसी को नहीं बोलने दूंगा। अरुण जी ठीक है, भास्कर जी सुन लीजिए, पेशेंस के साथ जवाब दीजिए, थोड़ा धैर्य रखिए, जवाब आप ही को देना है, आप ही पर आरोप लग रहे हैं, जवाब आप ही को देना है। आता हूं मैं जी। अरुण जी कम शब्दों में डिबेट में नहीं अरुण जी अब कम शब्दों में। ठीक है अरुण जी, मैंने आपकी बात रख दी। भास्कर जी सुन रहे हैं ना आपकी बात? अब सुन रहे हैं ना? आप बोलिए। बीच में बोलते हैं ये लोग, बीच में इस तरीके से डिबेट होता है। चलिए ठीक है, मैंने बोल दिया ना। बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी की, और थोड़ा सा भी इनके अंदर भारतीय जनता पार्टी के गुणे नहीं है। अटल जी की पार्टी है ये अटल जी की पार्टी है जिसके प्रवक्ता यहाँ बैठे हैं। अभी मोदी जी का पार्टी बना दिया इसने। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं ये लोग। चलिए ठीक है, सुनते नहीं है। अभी तक तो मैं संयम, अरे भैया सुन लीजिए। चलिए ठीक है अरुण जी, आप अपनी बात पर आइए। अरुण जी अपनी बात पर आइए, कम शब्दों में, वक्त की कमी है। देखिए ना भाई बीच में बोल रहे हैं, चुप रहिए, हम बोलेंगे अपनी बात। देखिए ऐसा है भास्कर जी, अभी अरविंद भाई भी बोल रहे थे, राजनीतिक विश्लेषक हैं, उन्होंने भी कहा कि वेस्ट बंगाल में राजनीतिक जो हत्याएं हुई हैं बहुत ज्यादा हुई हैं। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। उन्होंने भी कहा, अरविंद भाई से भी एक मेरा सवाल है कि अरविंद भाई आपको बस बंगाल ही दिखाई दे रहा है? उत्तर प्रदेश में भी राजनीतिक हत्याएं हो रही हैं, आप शायद वहां नहीं जाते हैं या वहां की न्यूज नहीं देखते हैं। वहां की भी खबरों का चर्चा किया करिए डिबेट में। एक तरफा बात करने से ये होगा कि आप राजनीतिक विश्लेषक कम, भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी ज्यादा है। आप जब बात करते हैं राष्ट्रीय चैनल पे, चलिए ठीक है अरविंद जी ठीक है, हर राज्य की बातें करिए। ठीक है अरुण जी अरविंद जी से इस पर डिस्कशन करेंगे। अरविंद जय तिलक जी आपसे इस पर जवाब लेंगे। अरविंद जी क्या कुछ कहेंगे आप? क्या बंगाल में यही मुद्दे हावी रहेंगे? इसकी हत्या, उसकी हत्या, पथराव या विकास की भी कोई बात करेगा? अरविंद जय तिलक जी आवाज पहुंच रही है? चलिए सर, संपर्क नहीं हो पा रहा। अरुण त्रिपाठी जी ने भी उनसे सवाल किया है, जवाब देंगे अरविंद जी। लेकिन उससे पहले वासिफ, क्या पश्चिम बंगाल इसी तरह रक्त रंजित होता रहेगा, एक दूसरे पर आरोप लगते रहेंगे और आरोप भी ऐसे कि विकास की कोई बात ही नहीं कर रहा है, कहीं कोई बात नहीं हो रही है, हमले हो रहे हैं, दंगा हो रहा है, लड़ाई फसाद हो रही है और एक दूसरे को बस गिराने की कोशिश। और अब तो सेंध बीजेपी ममता के भतीजे के गढ़ में लगाने जा रही है। देखिए भानु जी, अब जो जेपी नड्डा के ऊपर जो हमला हुआ है, इससे मुझे नहीं लगता कि तृणमूल कांग्रेस को कहीं फायदा होने वाला है। ये कहीं ना कहीं ये बीजेपी के जो लोग अभी बीच में नाराज हैं या नाराज थे टिकट को लेके, या जो लोग अभी लगे हैं लाइन में, तो इससे उनमें एकता आएगी। वो एक भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा संगठन है जिसका एक संगठन हमेशा 24 घंटे काम करता है, वो कभी आराम नहीं करता, सरकार हो तो भी, सरकार ना हो तो भी। तो अब वो जो और एक्टिव हो जाएंगे, एक्टिव रहते हैं वो परमानेंट एक्टिव रहते हैं, और भी एक्टिव होंगे और संगठित होंगे, इससे उनमें और जज्बा आएगा। तो ये कहीं ना कहीं तृणमूल कांग्रेस के लिए नुकसानदेह साबित होगा। और दूसरी बात ये नुकसानदेह भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता बन गया लगता है। ये नुकसानदेह इसलिए और भी साबित होगा, ये नुकसानदेह इसलिए भी साबित होगा क्योंकि राहुल गांधी बात करते हैं तो उनको लगता है कि उस पार्टी का प्रवक्ता बन गए। राहुल गांधी के ऊपर जो हमला हुआ वो भी उतना ही निंदनीय है जितना कि जेपी नड्डा के ऊपर हमला। चलिए ठीक है वासिफ, ठीक है। अरविंद जय तिलक जी आवाज पहुंच रही है आप तक? नहीं पहुंच पा रही है, उनसे संपर्क करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। संजय सरकार जी, जिस तरह से आज बीजेपी आपके सामने बढ़ रही है, बीजेपी का रथ जो है वो आगे बढ़ता जा रहा है, किस तरह से रोकेंगे आप? क्या इसी तरह से हिंसा होती रहेगी या जनता की भी बात करेगी आपकी पार्टी, विकास की भी बात करेगी आपकी पार्टी, या इसी तरह से? और फिर इतना गुस्सा किस बात का? बीजेपी आज अभिषेक बनर्जी के गढ़ में पहुंच गई है, इस बात का?
वो कहीं भी पहुंच सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है अपना। ठीक है ना, वो कहीं भी पहुंच सकता है, उसमें हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है, एक नंबर बात। और दूसरा नंबर बात है भारतीय जनता पार्टी आप जहाँ बढ़ते हुए देख रहे हैं ना, वो पेपर में बढ़ते हुए देख रहे हैं। ठीक है, फैक्ट में कहीं बढ़ते हुए देखते नहीं, क्यों भारतीय जनता पार्टी का जमीन मतलब जो पैर में जमीन है नहीं है और जनता इसको समर्थन नहीं करता। ठीक है, आदमी को मालूम पड़ दिया इसको सरकार जो है नरेंद्र मोदी से फेकू सरकार है और फेक बात करने के लिए माहिर है। देखिए हमने जो विकास किया, हम कन्याश्री दे चुके हैं। क्लास 8 तक कोई भी 18 साल तक कोई अगर पढ़ाई करता है उसको लिए हर महीना पैसा मिलता है और 18 साल के बाद में 25,000 मिलता है, उसको कन्याश्री बोलते हैं। युवश्री के शादी करने किसी को शादी की जरूरत है, वहां पर हम लोग 25,000 रुपया देते हैं। ठीक है, हम लोग किसान को किसान क्रेडिट कार्ड दिया। क्यों किसान क्रेडिट कार्ड दिया? आपको मालूम है बाहर से जो आपको इंटरेस्ट में पैसा लेने पड़ता है तो काफी लंबा पैसा लेने पड़ता था, आपको मालूम है शायद, तो उसमें अब देने नहीं पड़ता। अभी लंबा पैसा भी किसान क्रेडिट से किसान को बीमा दे चुका है, मतलब इंश्योरेंस दे चुका है, किसान को मंडी दे चुके हैं। हम लोग स्कूल बनाए, स्कूल में बिल्कुल क्लास 12 तक फ्री में पढ़ाई लेकर सब कुछ है, किताब भी दिया जाता है और कॉपी भी दिया जाता है। ठीक है, हम जो विकास के बारे में बोल रहे हैं, अभी क्या है, युवश्री प्रकल्प कर दिया है। शेड्यूल कास्ट के लिए शेड्यूल कास्ट एक फाइनेंस बोर्ड कर दिया गया है, जहां पर शेड्यूल कास्ट लोग वहां से पैसा, एससी के लिए, एसटी के लिए सब अलग अलग, ओबीसी के लिए अलग बोर्ड बनाया गया, माइनॉरिटी के लिए अलग बोर्ड बनाया गया है। तो हमने जो विकास यहाँ पर किया है, रास्ता आप देखेंगे तो हेमे मालिनी से गाल से भी बेहतरीन रास्ता आपको मिलेंगे। यहाँ पर मिलता है ₹2 किलो चावल जो मिलता था अभी फ्री में मिलता है हर जनता को। अभी खाने पीने घूमने में कोई तकलीफ नहीं। यहाँ का जो औरत लोग 12 बजे तक ड्यूटी, 12 बजे 1 बजे तक रात में ड्यूटी करके घर में आराम से आ सकता है। कहाँ लॉ एंड ऑर्डर खराब है? अगर लॉ एंड ऑर्डर खराब होते हैं तो 12-1 बजे तक कोई भी लेडी घर में आ सकते हैं क्या? आप बताइए। ये सब और दूसरे जेपी नड्डा वाला मैटर जो बोल रहा है, जेपी नड्डा लोग एक्चुअली जनता इनको फेवर में है नहीं है और अपने भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता से पत्थर फेंका के लाइमलाइट में आने के लिए ये सब कर रहे हैं। ठीक है संजय जी, को रिपोर्ट देने के लिए। ठीक है, दूसरे नंबर ये आपने मेरे सवाल का जवाब दे दिया। ठीक है संजय जी, आपने मेरे सवाल का जवाब दे दिया। अब भास्कर जी की बारी है। नहीं, एक मिनट बोलेंगे। भारतीय जनता पार्टी का जो दिलीप घोष और ये इसमें और मुकुल राय का कोर्ट में लड़ाई चलता है, इसमें खून खराबी हो रहा है, इसको ग्रुप इसमें मार रहा है, उसको ग्रुप इसमें मार रहा है, कौन आगे बढ़ेगा? ठीक है संजय जी, ठीक है, ज्यादा वक्त नहीं है। भास्कर घोष जी, क्या जो अभी संजय जी ने बताया, टीएमसी के विकास से डर नहीं लगता? कहाँ देख रहे हैं आप टीएमसी का विकास को और कितना बड़ी चुनौती इसको मान रहे हैं? देखिए भानु जी, बात है कि अगर कोई विकास करता तो आज विनाश की तरह विनाश को यूज नहीं करता। ये इन लोग जितना रटे रटाए बात बोल रहे हैं, कितना किया कन्याश्री युवश्री, आज एक किसान सम्मान निधि योजना को लागू करने के लिए हम लोग 1.5-2 साल से 1 साल से हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन इन लोग लागू नहीं कर रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना, जितना भी केंद्रीय सरकार का जितना भी योजना है, सब जाके बिहार के बाद पश्चिम बंगाल के द्वार पे रुक गया है। एक भी किसान को किसान निधि, सारा देश में करोड़ों किसान को मिल रहा है, सिर्फ बंगाल का किसान इससे वंचित। किसान एमएसपी क्यों नहीं लागू किया? आज आप एमएसपी लागू किया? देखिए मुझे संजय जी, मैं आपको नहीं टोका, ये नेशनल चैनल में रीजनल चैनल नहीं है, नेशनल चैनल है। नेशनल चैनल में आप रीजनल स्वभाव को छोड़ दीजिए। बात यह है कि देखिए, अगर मैं विकास, किसान को वहां पर क्या एजिटेशन क्यों हो रहा है? अगर मान लीजिए मैं विकास करता हूं, इसके मतलब ये नहीं कि हमारा विनाश करने का अधिकार हो गया। आप जिस तरह से एक के बाद बम फैक्ट्री बंगाल में बन रहा है, जिसके बाद फेक नोट करेंसी का गाय तस्करी हो रहा है, जिस तरह से इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है, जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर को धज्जी उड़ा जा रही है। जी, आपने किसने फैक्ट्री लगाया बंगाल में? केंद्र में तो सत्ता है, आपकी सरकार है आपकी। 6 साल में एक इंडस्ट्री नहीं लगा पाए। कितने फैक्ट्री लगाए? हमने कितनी फैक्ट्री गिनते गिनते आपको उम्र कट जाएगी। हमने कितनी फैक्ट्री गुजरात में लगाया, कितना फैक्ट्री यूपी में लगाया, कितना फैक्ट्री यूपी में लगाया, लेकिन आज बंगाल के ऊपर बात है, आज बंगाल के ऊपर बात है, पथराव की बात है, मुद्दे पर हो रही है, भूल गए पथराव की बात भारतीय जनता पार्टी के समय में एक
आज ठीक है, अगर जेपी नड्डा के ऊपर पथराव हुआ है, इसके ऊपर यह चर्चा हो रहा है। जिस दिन आप दूसरा चर्चा करेंगे तो मैं सारा स्टैटिस्टिक्स लेके हाजिर चलिए करूंगा। ठीक है भास्कर जी, ठीक है संजय जी, बहुत देर से अरविंद जयतिलक जी संपर्क नहीं हो रहा था, संपर्क हो गया है अरविंद जयतिलक जी से। अरविंद जयतिलक जी, किस तरह से आप इस राजनीति को देख रहे हैं, क्योंकि विकास के मुद्दे यहाँ काफूर होते दिख रहे हैं, रक्त रंजित हो रही है, एक दूसरे पर दंगे फसाद पथराव यही चल रहा है, जनता की कौन सुनेगा, जनता किससे कहे अपनी? अरविंद जी आवाज आ रही है? एक सवाल पूछे अरविंद जी, उनको बोले एक भी इंडस्ट्रीज बनाया भारतीय जनता पार्टी उसको? अरविंद जी आवाज पहुंच रही है? नहीं पहुंच रही, अरविंद जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है कुछ तकनीकी खामी के चलते। चलिए ठीक है संजय जी, आज अगर विकास की बात है, अगर जनता अपनी बात किसी से कहना चाहे तो किस माध्यम से कहे? क्योंकि जिस तरह से ये जो माहौल बंगाल में बना हुआ है, जिस तरह से सरकार दूसरे उसमें व्यस्त है, राजनीतिक कामों में व्यस्त है, भला जनता की कौन सुनेगा? कहां जनता जाए फिर कहने? देखिए, जनता को घर घर हम लोग पहुंच रहे हैं, जनता को घर घर पहुंच रहे हैं। हम लोग सोया नहीं रहता है, जो अरुण जी को मालूम नहीं है। हम लोग 34 इयर्स का कम्युनिस्ट शासन को, रिजीम को जो है उसको हम लोग खत्म कर चुके, रेजिमेंट फोर्स को उखाड़ दिया है हम लोग, उखाड़ के फेंक के सत्ता में है। सन 77 से 2011 तक, जब हम लोग सत्ता आने के पहले तक 56,000 इंडस्ट्रीज कम्युनिस्ट लोग बंद कर दिया था। भारतीय जनता पार्टी जैसी स्थिति है वहां पर, ठीक है ना। भारतीय जनता पार्टी जो किया था वही किया था कम्युनिस्ट लोग ने, ठीक है। तो वहां से 56,000 फैक्ट्री बंद किया था। हम लोग धीरे धीरे स्मॉल से लेके मिडिल से लेके लार्ज स्केल धीरे फिर हम लोग आ रहे हैं। हम लोग किसान को ऊपर में ज्यादा हम लोग मेहनत किया है। और जो आप बोलो ना सरकार कौन से बात सुनेंगे, हम लोग सरकार को घर तक पहुंच रहे हैं, ठीक है, जनता को घर तक पहुंच रहे हैं, सरकार जनता को घर तक पहुंच रहे हैं, ठीक है। कौन से सरकार और जनता को घर में सरकार पहुंच रहे हैं, हम लोग बात सुनते हैं, और इम्प्लीमेंट इमीडिएट करते हैं तुरंत। भानु जी, इसीलिए जब जेपी नड्डा जी भवानीपुर में कोई घर में जाना चाहता है तो इन लोग काला फ्लैग दिखाकर वहाँ पे, क्यों नहीं दिखाएंगे, वहाँ पे काला फ्लैग दिखा के उनको रोक रहे हैं। बात इनको कहना है कि दुआरे सरकार यही जाएंगे, दुआरे और कोई सरकार नहीं जाएगा, क्योंकि इनका ये भय है कि अगर हम लोग क्योंकि हम लोग अगर घर घर जा करके सारा विकास की बात करें तो इनका विकास जो है वो लुढ़कते रहेगा। आप मेरे से कॉन्टेस्ट करने के लिए तैयार हैं? भानु जी, भास्कर जी, आपको घर के सामने जो बूथ है उसमें हम आपसे कॉन्टेस्ट करेंगे। आप मेरे से बूथ में कॉन्टेस्ट करने के लिए तैयार हैं? कॉन्टेस्ट बूथ में करिए, कॉन्टेस्ट रास्ते में मत करिए। कुछ कह रहे हैं, कॉन्टेस्ट जो है शायद आवाज नहीं पहुंच रही, वो लोकतांत्रिक माध्यम से कॉन्टेस्ट कीजिए। भारतीय जनता पार्टी, चलिए अरुण जी अपनी बात रखिए। पथराव में कॉन्टेस्ट देखिए भानु जी, ऐसा है ये दोनों लोग आपस में लड़ते रहेंगे, ये उनके ऊपर आरोप लगाएंगे, वो इनके ऊपर आरोप लगाएंगे। मैं मानता हूँ भारतीय जनता पार्टी जो विकास के उसको संजय भाई थोड़ा सा शांत रहिए, सुन लीजिए, दूसरे को भी मौका दीजिए। संजय जी, और भी लोग पैनल में हैं, और भी लोग पैनल में हैं, अरुण जी सुनिए। बोलिए। देखिए ऐसा है भानु जी की बिल्कुल राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते आज नड्डा जी पे अगर हमला हुआ है तो उस हमला को निंदनीय घटना बताते हैं। ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए, और वो भी एक राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी दल के है अगर, तो उनकी सुरक्षा की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। राज्य और केंद्र सरकार दोनों की जिम्मेदारी है, ये बात मैं मानता हूँ। लेकिन मैं ये कहता हूँ, भास्कर जी बैठे हुए हैं, संजय भाई बैठे हुए हैं, सब बुद्धिमान लोग हैं, क्या इस प्रकार की राजनीति को लेकर के हम आगे अगर बढ़ेंगे तो इसकी गारंटी है कि आज नड्डा जी पे पत्थर फेंके गए हैं, कल को ये बड़े हादसे में भी तब्दील हो सकता है? क्या इसकी गारंटी कोई मतलब इसको कोई नकार सकता है? चलिए ठीक है, इसका जवाब अरविंद जयतिलक जी से ले लेते हैं। संपर्क हो गया। अरविंद जी आवाज आ रही है ना? जी अरविंद जी, क्या कुछ कहेंगे आज बंगाल की राजनीति को देखते हुए? नहीं हो पा रहा है उनसे संपर्क। भास्कर घोष जी, हाँ, अरुण जी की बात का जवाब दीजिए, आरोप लगा रहे हैं। मैं उनका बात का जवाब दे रहा हूँ। एक प्रश्न के 1971-72 जब अरुण जी की सरकार थी बंगाल में, तब जो नक्सल मूवमेंट हुआ था, तब जो हत्या लीला हुआ था, तब जो खून से रंगे हुए हाथ हुआ था, इसके बारे में अरुण जी का जवाब क्या है? वो बिल्कुल मैं जवाब दूंगा। बाद 50 साल जनता ने भानु जी, जो 50 साल आप पावर में नहीं आ पाए, और आप मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ, सुन तो लीजिए। आप लोग अगर उसका जवाब लेना चाहते हैं तो सुन लीजिए भास्कर जी। छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार थी और रमन जी मुख्यमंत्री थे। आपको ज्ञात होगा भानु जी कि हमारी पार्टी के
एक नहीं, 1 दर्जन शीर्ष नेतृत्व के ऊपर नक्सलाइटों ने हमला किया, उसमें शहीद हुए। आखिरकार ये किसकी जिम्मेदारी थी? क्या राज्य सरकार की जिम्मेदारी नहीं थी? क्या रमन सरकार की जिम्मेदारी नहीं थी? चलिए ठीक है अरुण जी, भास्कर जी, ठीक है, इस मुद्दे पर फिर भी हम आगे भी चर्चा करते रहेंगे। ठीक है अरुण जी, हम आगे भी चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त इजाजत नहीं दे रहा चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो बंगाल की राजनीति रक्त रंजित होती जा रही है, एक के बाद एक हमले होते हैं, हत्याएं होती हैं, राजनीतिक हत्याएं, लेकिन विकास के मुद्दे काफूर रहते हैं। आखिर इन चुनावों का एजेंडा क्या होगा, यह भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।